क्रिप्टो कानून में आपका फिर से स्वागत है। आज सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे थी। 29 मार्च का दिन था। सब लोगों को लग रहा था कि आज कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने ही वाला है। पूरा का पूरा क्रिप्टो का जो इकोसिस्टम है, उन सब की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे थी और जायज़ भी है। सबको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट जो हियरिंग थी मैटर के ऊपर, उसमें गवर्नमेंट को एक 4 हफ्ते का एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप कुछ ना कुछ आप क्रिप्टो के ऊपर कोई ना कोई पॉलिसी डिसीजन ले आए 4 हफ्ते के अंदर। तो 4 हफ्ते कंप्लीट हो गए थे। जनरली लोगों को यही लग रहा था कि गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी डिसीजन मैटर नहीं लेके आएगी 4 हफ्ते के अंदर, और वही हुआ एग्जैक्टली। इसीलिए उम्मीद ज़्यादा बंधी हुई थी कि जब कुछ मैटर लेके नहीं आएंगे, पॉलिसी डिसीजन होगा नहीं, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये ऑर्डर दे देगी कि आप कम से कम एटलीस्ट जो आरबीआई का बैन है उसे हटाया जाए। तो आज कोर्ट के अंदर जब हियरिंग हुई तो आइटम नंबर 60 लिस्टेड था, हमारा जो केस था। बहुत सारे लोग हमें पर्सनली मैसेज करके पूछ रहे थे कि मैटर के ऊपर क्या हुआ, कब आएगा। तो हमने उनको बताया था कि कहीं ना कहीं एक एवरेज के तौर पे 2 मिनट लगते हैं केस को सुनने में। तो 2 मिनट के हिसाब से अगर कोर्ट 10:30 बजे बैठी थी, और तो हम लोगों की एक एवरेज निकाली थी कि 12 बजे के करीब ये केस आएगा। तो वही हुआ, 11:45 के बीच में वो ये मैटर आया और एज एक्सपेक्टेड ये एडजर्न हो गया। अब जब ये मैटर आया तो जो गवर्नमेंट के जो काउंसिल थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया एडजर्नमेंट के लिए, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इसको फ्यूचर डेट में किसी रेगुलर डे पे इसको सुना जाए। तो उसने रिक्वेस्ट करी, जब उसने रिक्वेस्ट करी तो वो रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करने की वजह ये रहती है कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये लगा कि इवेंचुअली ये मैटर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है और इसके आर्ग्यूमेंट के लिए पूरा दिन भी लग सकता है या काफ़ी समय लग सकता है। तो एक रेगुलर डे पे ही इस केस की सुनवाई हो सकती है, इसीलिए उसको आगे की डेट दे दी गई। तो अब आप सोच रहे हो कि रेगुलर डे और माइसिलेनियस डेज क्या होते हैं। तो माइसिलेनियस डेज जो होते हैं कोर्ट के अंदर वो मंडे और फ्राइडे होता है, और जो रेगुलर डेज होते हैं वो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे होते हैं। तो जो मंडे और फ्राइडे को जनरली कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केसेस वो एडमिट करते हैं, जनरली वो फ्रेश केसेस होते हैं, उन्हीं को एंटरटेन करती है कोर्ट। और जो रेगुलर डेज होते हैं वो उन दिनों के अंदर जिन केसेस की प्लीडिंग पूरी हो चुकी होती है, आर्ग्यूमेंट्स जो है वो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं होते हैं, तो वो जो मैटर्स होते हैं वो रेगुलर डेज पे सुने जाते हैं। तो ये तो डिफरेंस है रेगुलर डेज और माइसिलेनियस डेज का। तो अब जो क्रिप्टो का मैटर है वो आप सोच रहे होंगे कि जुलाई की डेट क्यों मिली है, इतनी लंबी डेट क्यों मिली। तो कहीं ना कहीं वो इसलिए उसकी वजह है कि 13 मई से छुट्टियां हो जाती हैं, वेकेशन शुरू हो जाती हैं, और ये 30 जून तक कोर्ट बंद रहेगा। तो 13 मई से 30 जून तक कोर्ट बंद रहेगा। तो इस वजह से जो इतनी लंबी डेट मिली है। और अच्छी बात यह है कि रेगुलर डे पे इसकी सुनवाई होगी, तो रेगुलर डे पे पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट सुना जाएगा, और ये जुलाई की मिली है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कहीं ना कहीं हताश होने वाली बात है। तो हमारा ये मानना है कि इसमें हताश होने वाली कोई भी बात नहीं है। उसकी खास वजह यह है कि क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि फिनटेक कॉन्क्लेव हुआ है। फिनटेक कॉन्क्लेव के अंदर जो आरबीआई के जो गवर्नर हैं उन्होंने ये बोला है कि दो महीने के अंदर वो एक गाइडलाइन ले आएंगे रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की, और उसके अंदर हमने आपको बताया था कि क्रिप्टो के कुछ स्टार्टअप्स को भी बुलाया गया और उनकी बात भी सुनी गई। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अगर 2 महीने के अंदर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की गाइडलाइंस आ गई और उसके अंदर अगर क्रिप्टो की इंक्लूजन हो गई, तो होगा ये कि जब तक मैटर जुलाई के अंदर आएगा उससे पहले रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की गाइडलाइंस आ जाएगी और हो सकता है क्रिप्टो की उसमें इंक्लूजन हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर मैटर जो जुलाई पे जो केस की हियरिंग है उसका कोई इतना उसका वो तात्पर्य नहीं रह जाएगा उसकी, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अगर इसको रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंदर अगर क्रिप्टो को अलाउ कर दिया, उसके प्रोजेक्ट्स को अलाउ कर दिया, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने तो उसको रेगुलेशन में लाने के लिए, अब सिस्टम मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कहीं ना कहीं स्टैंपिंग कर दी अपनी। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन होगा। अब देखने वाली बात यह है कि 2 हफ्ते के अंदर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की गाइडलाइंस क्या कहती हैं। इंपॉर्टेंट बात ये थी। और जो एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, अगर रेगुलेशन यहाँ पे नहीं है तो दैट डजंट मीन कि आप कुछ भी अपनी मनमानी करोगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात अब ये हो जाती है कि आप सेल्फ रेगुलेशन के अंदर आप बिजनेसेस कर सकते हो। तो सेल्फ रेगुलेशन में अगर कोई एक्सचेंजेस हैं तो वो ध्यान रखें कि वो सारी कंप्लायंसेस करें,
टोकन्स को अगर लिस्ट कर रहे हैं तो उसमें वो कितना ध्यान दे रहे हैं, कितना ड्यू डिलीजेंस करते हैं टोकन्स को लिस्ट करने से पहले, पंप एंड डंप ना होने दे, केवाईसी नॉर्म्स सारे पूरे करें। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप पूरा का पूरा अपना रिकॉर्ड मेंटेन करें, बाइंग और सेलिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करें, और उसके ऊपर अगर कोई टैक्सेस बनते हैं तो वो टैक्सेस प्रॉपर्ली आप जमा कराएं। अगर आप कोई ब्लॉकचेन के अंदर कोई बिजनेस है तो सारे आप कंप्लायंसेस को पूरा करें। तो अगर कोई रेगुलेशन नहीं है तो और ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है आपकी कि आप सेल्फ रेगुलेशन के तहत अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करें और सारी चीजों को आप पूरा करें और उन चीज़ों का ध्यान करें। तो कहीं ना कहीं कोर्ट के डिसीजन अगर नहीं आया या इसमें डिले हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेसेस रुक जाएंगे, बिजनेसेस थम जाएंगे, क्रिप्टो एक्सचेंजेस बंद हो जाएंगी, बिटकॉइन में डीलिंग नहीं होगी, सारे काम वैसे के वैसे होंगे। हमारी सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक रेगुलेशन नहीं आई है तब तक आप अपने यार्डस्टिक्स खुद डिसाइड करें और सेल्फ रेगुलेशन के तहत अपने काम को, अपने बिजनेसेस को जिम्मेदारी से करें। इसी थॉट के साथ आगे भी अगर कोई भी आपका क्रिप्टो रेगुलेशन से रिलेटेड कोई अपडेट होगा तो हम आपके पास सामने यूं ही इसी तरीके से लाते रहेंगे। तब तक बने रहिए, देखते रहें क्रिप्टो कानून के साथ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें अगर आप चैनल पे पहली बार आए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एंड देखते रहें